नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज होनी है। आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी, राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। आज शाम को सीएम आवास पर ये बैठक होगी और बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उन्हीं को लेकर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही मंत्रियों के जनसुनवाई कार्यक्रम को तेज किए जाने को लेकर भी चर्चा होगी, ऐसी खबर है। और विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिल को लेकर भी चर्चा संभव। कैबिनेट की बैठक होगी शाम 7:15 बजे 7:15 पर और उसके बाद 8 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। अब लगातार नजर भी है कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पहले कैबिनेट की बैठक होनी है और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। तमाम मसले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, कहा जा रहा है। साथ ही विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उन सभी को लेकर भी जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर किस तरीके से रणनीति चल रही है, किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। विधानसभा उपचुनाव में जीत किस तरीके से हासिल करनी है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा मंत्रियों के जन सुनवाई के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको और किस तरीके से तेजी उनमें लाई जाए, उनको किस तरीके से तेज किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है। विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिल हैं जिनको लेकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी खबर। और इसके साथ ही पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में तमाम मसलों पर जिक्र होगा, मंथन किया जाएगा और उसके बाद फिर 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। उस पर भी लगातार नजर रहेगी कि क्या कुछ खास आज दोनों ही बैठकों में रहता है। आगे बढ़ते हैं। रेहाना रियाज चिश्ती के पति का इंतकाल हो गया है। रियाज अहमद चिश्ती का आज असामयिक इंतकाल हुआ। आपको बताएं कि चूरू में अपने निवास पर ही हृदय गति रुकने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। रेहाना रियाज चिश्ती के पति रियाज अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहे। असामयिक इंतकाल उनका हुआ और अपने निवास पर ही वो मौजूद थे। हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना व्यक्त की है। परवरदिगार से मरहूम को जन्नते फिरदौस में जगह अता करने और गमज़दा परिवार को ये सदमा सहन करने की ताकत अता करने की इल्तिजा है, ये सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री गहलोत ने फोन पर बात करके भी व्यक्तिगत संवेदना अपनी व्यक्त की। साथ ही आज शाम को चूरू में किए जाएंगे सुपुर्दे खाक, ये भी जानकारी है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज, जिनके पति का निधन हो गया, उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर भी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को जैसी खबर मिली रियाज के निधन की, उसके बाद से ही लगातार उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। फ़ोन पर भी बात की और उन्होंने कहा कि परवरदिगार से ये इल्तिजा है कि उनको जन्नत फिरदौस में जगह फरमाएं, गमज़दा परिवार को सदमा सहन करने की भगवान शक्ति दे, ये भी उन्होंने कामना की, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने ये भी खबर है कि फ़ोन पर भी बात की थी, अपनी संवेदना व्यक्त की थी। आज शाम को चूरू में किए जाएंगे सुपुर्दे खाक। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष है रेहाना रियाज। रिश्वत के बदले असमत मांगने का ये पूरा मसला है। आरपीएस कैलाश बोहरा को निलंबित कर दिया गया। रिश्वत के बदले असमत मांगने का पूरा प्रकरण आरपीएस कैलाश बोहरा को निलंबित कर दिया गया। गृह विभाग ने कैलाश बोहरा को निलंबित किया। ये बड़ा एक्शन है, गृह विभाग की तरफ से लिया गया है। कल बोहरा को किया था एसीबी ने ट्रैप और साथ ही जोधपुर कमिश्नरेट में रहेगा बोहरा का मुख्यालय। कल ट्रैप किया गया था। रिश्वत के बदले असमत की मांग की थी महिला से, उसके बाद से ही ये पूरा प्रकरण सामने आया, उजागर हुआ और उसके बाद ट्रैप किया एसीबी ने। अब कैलाश बोहरा को निलंबित कर दिया गया। गृह विभाग ने एक्शन लिया है, आदेश जारी कर दिए हैं निलंबन के। और साथ ही कल बोहरा को ट्रैप किया गया, उसके बाद से हड़कंप मच गया था। कई तरह के सवाल ये कि आखिर रक्षक ही इस तरीके से भक्षक बनेंगे तो फिर जिम्मेदारी संभालेगा कौन। कई तरह के सवाल हैं। विपक्षी भी हमलावर हैं। बीजेपी लगातार कई मसलों को लेकर हमलावर भी सरकार पर है और साथ ही पुलिस प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों की जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे भी बीजेपी हमलावर है। अब जोधपुर कमिश्नरेट में बोहरा का मुख्यालय होगा, वहीं रखा जाएगा। कल बोहरा को एसीबी ने ट्रैप किया था, उसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। गृह विभाग ने एक्शन ले लिया है। एक्शन के तहत निलंबित कर दिया गया बोहरा को और अब आगे की प्रक्रिया चलेगी। जाने कहां गए वो दिन। पिछले साल राजनीतिक संकट के बीच विधायकों को भेजा गया था बाड़ेबंदी में। अब उन दिनों की तलाश एक बार फिर से की जा रही है। पिछले साल राजनीतिक संकट जब आया था, विधायकों को बाड़ेबंदी में भेजा गया था। बाड़ेबंदी में विधायकों के साथ साथ जनता को भी उठानी पड़ी थी परेशानी। विधायकों को परेशानी हुई थी जो बाड़ेबंदी का हिस्सा बने थे, लेकिन प्रदेशवासियों को भी, आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन जयपुर की पूर्वी सीमा से लगते जिले की महिला नेता को अभी भी सता रही उन दिनों की याद।
और साथ ही गत दिनों सिविल लाइन्स में सरकारी कार्यक्रम में भी साथ ही महिला नेता से भी इसका जिक्र किया और कहा कि वो बाड़ेबंदी वाले दिनों को बहुत मिस कर रही हैं और साथ ही सबके साथ कितना मजा आता था बाड़ेबंदी में, काश फिर से वो दिन वापस लौट कर आए, ऐसी ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की। अब साथ ही विधायकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि जब सरकार के जो शुभ चिंतक हैं वो इस तरीके की बात करेंगे तो फिर दुश्मनों की जरूरत कहां पर है। पिक्चर अभी बाकी है। गत दिनों ब्रिटिश हाई कमिश्नर पीटर कुक थे राजस्थान दौरे पर। पिक्चर अभी बाकी है, ये हम क्यों कह रहे हैं, खबर समझिए। गत दिनों ब्रिटिश हाई कमिश्नर पीटर कुक थे राजस्थान के दौरे पर और इस दरमियान विधानसभा की कार्यवाही भी देखने के लिए पहुंचे थे कुक और पीटर कुक ने कर दी थी विधानसभा कार्यवाही की जमकर तारीफ। कहा यहाँ तो बहुत शांति है, कार्यवाही शांति से चलती है, हमारे यूके में तो काफी हंगामा कार्यवाही के दरमियान होता है। भाजपा के एक बड़े नेताजी की कुक की बात पर उनको हंसी आई और उन्होंने कहा कि आपने जो देखा वो प्रश्नकाल है, अगर आप शून्यकाल में आ गए होते तो आपकी जो गलतफहमी है वो भी दूर हो जाती। शून्यकाल में जो हंगामा होता है अलग अलग मसलों को लेकर, अगर आप शून्यकाल के दरमियान कार्यवाही के भीतर होते, कार्यवाही के दरमियान सदन में मौजूद होते तो फिर आपकी जो गलतफहमी है कि शांति के साथ कार्यवाही इंडिया में चलती है वो दूर हो जाती या फिर राजस्थान में चलती है वो दूर हो जाती। अब पीटर कुक राजस्थान के दौरे पर, कई कार्यक्रम भी उनके, सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और फिर वो विधानसभा की कार्यवाही जब चल रही थी वहां पहुंच गए विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए और वहां जाकर कुक ने खूब तारीफ भी की जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्यवाही चल रही थी। हालांकि प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत भी हुई और प्रश्नकाल में एक एक करके प्रश्न भी रखे जा रहे थे, सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब भी दिया जा रहा था। विधानसभा के भीतर जब पीटर कुक मौजूद थे तो कार्यवाही जिस तरीके से संचालित हो रही थी, चल रही थी, उस पर उन्होंने तारीफ की, खूब सराहना भी की और उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत शांति है और बहुत शांति से कार्यवाही चलती है। अगर हमारे यहाँ यूके में आप होते तो बेहद हंगामा वहाँ पर हो रहा होता। भाजपा के एक बड़े नेताजी की बात भी इसको लेकर सामने आई है। भाजपा के एक बड़े लीडर हैं जिनको कुक की बात पर हंसी आ गई क्योंकि अक्सर आप देखते हैं अलग अलग मसलों को लेकर विधानसभा के भीतर हंगामा होता भी है, विपक्षी सत्ता पक्ष को घेरते हैं, कई मसलों को लेकर अनबन भी, तीखी नोकझोंक भी हो जाती है, स्पीकर के साथ भी कई बार नोकझोंक की तस्वीरें आती हैं और इसी को लेकर बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि अच्छा हुआ कि आप प्रश्नकाल के दरमियान विधानसभा के भीतर थे, आपने जो देखा वो प्रश्नकाल का हिस्सा, शून्यकाल अगर देख लिया होता तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाती। नेताजी का दर्द, विधानसभा में बोलने नहीं देने के मुद्दे पर भाजपा में गत दिनों हुआ था बवाल। अब नेताजी का दर्द क्या है वो आपको समझाते हैं। विधानसभा में बोलने नहीं देने के मुद्दे पर भाजपा में गत दिनों बवाल हो गया था। तमाम अंदर से कई लीडर्स ने कहा था, तमाम विधायकों ने कहा था कि उनको सदन के भीतर बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके बाद बीजेपी में बवाल भी हो गया था। जिसके बाद अब विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ था कि जिनको मौका नहीं मिला उन्हें बोलने दिया जाएगा, जिनको भी मौका नहीं मिला है उनकी एक सूची भी बनाई गई थी, जो नहीं बोल पाए किसी भी कारण से सदन के भीतर, उनको मौका दिया जाएगा बोलने का, अपनी बात रखने का। इसके बाद अजमेर के नेताजी को मौका मिला, वो बोले भी, उनको मौका दिया गया। अजमेर के नेताजी हैं, उनको मौका भी मिला, उन्होंने अपनी बात भी रखी, वो बोले भी, लेकिन इन नेताजी का मुंह अभी भी फूला हुआ है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? साथ ही विधायक ये बताते हैं कि नेताजी का दर्द कुछ और ही है। विधानसभा के भीतर नहीं बोलने देने का मसला तो कहीं है ही नहीं। जो साथी विधायक है वो ये कहते हैं कि नेताजी का दर्द कुछ और ही लगता है। नेताजी का निशाना था मुख्य सचेतक पद पर, लेकिन वो भी किसी और के खाते में जाने से नाराज है नेताजी। और एक बार फिर से ये खबर निकलकर सामने आ गई है कि विधानसभा के भीतर बोलने नहीं देने का मसला जो बीजेपी के भीतर से सुनाई दे रहा था, बीजेपी के तमाम विधायक कह रहे थे, अब खबर ये मिल रही है कि असल में मसला कुछ और ही है। अब साफ तौर से कहा तो गया कि विधानसभा के भीतर उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बात को सुना नहीं जाता, उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका दिया गया उसके बाद भी नाराजगी दूर नहीं हुई है। अब खबर यह है कि नाराजगी की वजह कुछ और ही है। तो भाषण कौन देगा? विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय नेताजी ने संभाल रखा मोर्चा। अब भाषण कौन देगा ये हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए। विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय नेताजी ने संभाल रखा है मोर्चा और बहस के दरमियान कांग्रेस के पक्ष में घंटों तक बोलते हैं नेताजी और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा में भी इनका नाम रहता आगे। ऐसे में भाजपा के एक नेताजी ने पूछ लिया कांग्रेस से ये सवाल, कांग्रेस के एक मंत्री से बीजेपी ने पूछा है, बीजेपी लीडर ने पूछा है कि कहा आप इनसे बुलवाते ही रहोगे या इन्हें कोई मंत्री भी पद दोगे? अब साफ तौर से बीजेपी ने कांग्रेस से कहा है कि आप बुलवाते ही इनसे रहेंगे या फिर इन्हें मंत्री भी बनाएंगे। इस पर मंत्री जी ने भी चुटकी लेते हुए कहा, इनको भी मंत्री अगर बना दिया तो हमारे लिए बोलेगा कौन?
अब इसलिए हम कह रहे हैं कि भाषण कौन देगा, ये समस्या भी खड़ी हो गई है। नेताजी अक्सर मंत्री के फेवर में बोलते रहते भी अलग अलग मसलों को लेकर। अब खबर ये है कि बहस के दौरान कांग्रेस के पक्ष में घंटों तक ये बोलते हैं और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा में भी इनका नाम रहता है। आगे मंत्रिमंडल फेरबदल की जब भी चर्चा होती है, जब भी जिक्र होता है तो इनका नाम सामने रहता है। ऐसे में भाजपा के एक नेताजी ने पूछ लिया कांग्रेस के मंत्री से और कहा कि आप इनसे बुलवाते ही रहेंगे या इन्हें मंत्री भी बनाएंगे। इसको लेकर अब मंत्री जी ने भी चुटकी ली और कहा कि अगर इनको भी मंत्री पद दे दिया, इनको भी मंत्री बना दिया गया तो हमारे लिए बोलेगा कौन। पाकिस्तान में हिंदुओं ने दिया सहिष्णुता का परिचय। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदुओं ने किस तरीके से सहिष्णुता का परिचय दिया है, वे पूरी खबर बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदुओं ने मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों को माफ कर दिया है। हिंदू पाकिस्तान में किस तरीके से सहिष्णुता का परिचय वहां पर दे रहे हैं वो आप समझिए। हिंदुओं ने मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों को माफ कर दिया है। गत साल आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथियों ने मंदिर को तोड़ दिया था। तोड़फोड़ वहां पर की गई थी, आगजनी भी वहां पर हुई थी। 1 दशक पुराने मंदिर में तोड़फोड़ के बाद की थी आगजनी और घटना के बाद दुनिया में इसका सख्त विरोध किया गया था। कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की गई थी, दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई थी। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी उसको लेकर गुस्सा जाहिर किया गया था। दुनिया भर से भी प्रतिक्रिया आई थी तीखी, जिसका सामना पाकिस्तान को करना भी पड़ा था। मामले में भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा पेश कर दोषियों को छोड़ने की अपील की जाएगी। अब वहां पर सहिष्णुता का परिचय हिंदुस्तानी किस तरीके से दे रहे हैं वो आप समझिए। मंदिर को तोड़फोड़ वहां पर मंदिर पर कर दी गई, वहां पर आगजनी हो गई थी। अब इस पूरे मामले में हिंदुओं ने माफ कर दिया है जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है। अब इसी को लेकर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है उसको लेकर अब सहिष्णुता का रुख अख्तियार किया है जो पाकिस्तान में हिंदू बसते हैं। सचिन वजह की वजह से मुश्किल में पड़ गई है उद्धव सरकार। जी हाँ, सचिन वजह की वजह से किस तरीके से परेशानी में उद्धव सरकार आ रही है वो पूरी खबर आपको समझाते हैं। वजह की गिरफ्तारी उद्धव सरकार के लिए संकट बन सकती है। सचिन वजह को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की तरफ से, उसके बाद से ही अब संकट किस तरीके से खड़ा हो रहा है उद्धव सरकार के सामने पूरी खबर आपको समझाते हैं। शनिवार को एनआईए ने किया था वजह को गिरफ्तार। मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपित है सचिन वजह और अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो के पास इनोवा कार भी चला पता। मुंबई पुलिस मुख्यालय में बरामद हुआ इनोवा कार जो है मुंबई पुलिस मुख्यालय में बरामद हुई थी और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार स्कॉर्पियो खड़ी करने वाला व्यक्ति भी इसी इनोवा से गया था वापस। और सारे घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ दल के साथ पुलिस पर भी सवालिया निशान है। अब महाविकास अघाड़ी की सरकार को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बचाने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब किस तरीके से परेशानी में वहां पर सरकार आ सकती है, उद्धव सरकार आ सकती है। बीजेपी के निशाने पर साफ तौर से मुंबई पुलिस भी है, महाराष्ट्र पुलिस है और इसके अलावा शिवसेना भी है। शिवसेना की तरफ से तमाम बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी, अगर दोषी नहीं होंगे तो डरने की बात किसी को नहीं है, ना शिवसेना की सरकार को और ना ही सचिन वजह को। गिरफ्तारी हो गई है। शिवसेना की तरफ से यह भी कहा गया कि जब महाराष्ट्र पुलिस जांच पड़ताल करने में सक्षम थी तो फिर एनआईए को जांच क्यों सौंपी गई। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं जो शिवसेना के भीतर से लगातार दागे भी जा रहे हैं केंद्र सरकार पर। लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर हमलावर है। अब साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, शिवसेना को इस पूरी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, बयानबाजी से इतर। कांग्रेस के गले की फांस बना मुख्तार अंसारी। जी हाँ, कांग्रेस की गले की फांस किस तरीके से मुख्तार अंसारी बना है ये पूरी खबर। पंजाब कांग्रेस समझ नहीं पा रही इस समस्या से कैसे निकला जाए। अब पंजाब कांग्रेस समझने में असमर्थ है कि इस पूरी समस्या का हल किस तरीके से निकल सकता है, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। पंजाब में विपक्ष भी सरकार से कर रही सवाल जवाब। पंजाब में विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हैं, कई सवाल जवाब वहां पर किए जा रहे हैं। अकाली दल ने भी अंसारी को शरण देने पर पूछा सवाल। अकाली दल ने भी अंसारी को जिस तरीके से पनाह पंजाब में दी जा रही है उसको लेकर भी कई सवाल दागे हैं। साथ ही अंसारी पर लाखों रुपए खर्च करने का भी आरोप पंजाब की सरकार पर लगाया गया अकाली की तरफ से। और यूपी के मंत्री ने भी पंजाब के जेल मंत्री पर अंसारी के परिजनों से मुलाकात का आरोप लगाया। 2014 में मजदूर पवन कुमार की हत्या में बनाया है अंसारी को आरोपित और साथ ही जबकि शिकायतकर्ता हत्याकांड में अंसारी की संलिप्तता से इनकार कर चुका है। अब यूपी सरकार ये चाहती है कि अंसारी को यूपी में सौंप दिया जाए क्योंकि वहां पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ। लेकिन अब पंजाब की सरकार पर बचाने का आरोप है, वहां पर खुद विपक्षी भी सरकार को घेर रहे हैं, कई सवाल दागे जा रहे हैं। अकाली की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि वहां पर एक तरीके से पनाह दी जा रही है, कई पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जेल में मुलाकात भी परिजनों से करवा दी जाती है, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। अब पंजाब
अब कांग्रेस इसका हल निकालने में लगातार जुटी हुई है कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है। साफ तौर से बचाने के आरोप कांग्रेस पर लगे, अब इस आरोप को इससे भी निकलना है, साथ ही इस समस्या का हल भी निकालना है। ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। पंजाब कांग्रेस इससे कैसे निकले, बड़ी चुनौती है। बंगाल चुनाव में मध्य प्रदेश की एंट्री किस तरीके से हुई है, पूरी खबर आपको समझाते हैं। बंगाल चुनाव का रण चल रहा है, मध्य प्रदेश की एंट्री हो चुकी है। बंगाल चुनाव की राजनीतिक गतिविधियों पर देश भर की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा, टीएमसी की वापसी होगी, किस तरीके से वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे, गतिविधियों पर देश भर की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। चुनाव में एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मैदान में हैं और कांग्रेस ने भी कमलनाथ को नियुक्त कर दिया स्टार प्रचारक। ऐसे में दोनों दलों के नेता क्षेत्रीय राजनीति का भी मुद्दा वहां पर जाहिर तौर से उठाएंगे और साथ ही कमलनाथ के बहाने कांग्रेस की घेराबंदी करेगी भाजपा। कमलनाथ वहां पर जाएंगे, प्रचार करेंगे। अब कमलनाथ के बहाने कांग्रेस को किस तरीके से घेरती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर भी लगातार नजर होगी। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता सक्रिय हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी विधायकों की खरीद फरोख्त को बनाएगी मुद्दा। अब वहां पर दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किस तरीके से मुद्दा उठाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी वहां पर उठाए जाएंगे। वो बीजेपी हो, मध्य प्रदेश के तमाम मसलों को वहां पर भी उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश की एंट्री इसीलिए हम कह रहे हैं कि किस तरीके से हो गई है बंगाल इलेक्शन में, वो आप समझिए। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरेंगे। खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केरल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, केरल कांग्रेस में घमासान किस तरीके से मचा हुआ, विधानसभा चुनाव से पहले ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी उम्मीदवारों की सूची की है। इसके बाद कई बीजेपी जो वरिष्ठ लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो गुस्से में हैं, पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और प्रत्याशियों के चयन में लगाया गुटबाजी का आरोप। दूसरी ओर महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लतिका सुभाष ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज होकर पद से इस्तीफा दे दिया और वरिष्ठ नेता सुधाकरण ने भी आरोप लगाया, सीटों के बंटवारे में संभावित विजय प्रत्याशियों को नहीं दी गई है तवज्जो। और इसके साथ ही हम कह रहे हैं कि केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं जल्द ही, इसको लेकर लगातार कोशिश भी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तमाम बड़े लीडर्स को आप लगातार देख रहे हैं कि वहां पर प्रचार भी किया जा रहा है, रोड शोज भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन उसके इतर जो स्थानीय लीडर्स हैं, जो पार्टी में वहां पर बहुत प्रभाव रखते हैं, वो नाराज चल रहे हैं। उनको कैसे मनाती है कांग्रेस, इस पर लगातार नजर होगी। अगर नहीं मनाती है तो साफ तौर से खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तमाम बड़े लीडर्स नाराज चल रहे हैं। गुटबाजी का आरोप भी लगाया गया। जो टिकट दिया गया उसमें भी कहा गया कि भेदभाव किया गया है। जो प्रभाव रखते हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, उनको जगह नहीं दी गई है, बल्कि अलग अलग नेताओं को जिनका आधार ना के बराबर है या फिर जो उतना महत्व नहीं रखते, उनको तवज्जो दी गई है। इसको लेकर ही कांग्रेस के लीडर्स बेहद नाराज चल रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर शरद पवार का दावा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम। इन राज्यों को लेकर शरद पवार का दावा ये है, उन्होंने कहा है कि असम के अलावा बाकी 4 राज्यों में हारेगी भाजपा। अब असम में भाजपा की जीत होगी, इसको लेकर साफ तौर से शरद पवार ने कहा कि असम में तो हो सकता है कि जीत भी जाए, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी हारने वाली है। इन राज्यों के चुनाव परिणाम तय करेंगे देश की राजनीति की नई दिशा। अब जो 4 राज्य हैं, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, वहां पर क्या रिजल्ट रहता है, वो रिजल्ट ये तय करेगा कि देश की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, साफ तौर से कहा। केरल में लेफ्ट और तमिलनाडु में द्रमुक को मिलेगा लोगों का समर्थन। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में कोई संदेह है ही नहीं, जबकि असम में भाजपा बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस अलकमान की इच्छा, दादा लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बंगाल के चुनाव में कांग्रेस ने दिया डीपी रॉय दादा को टिकट और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस अलकमान की इच्छा यह है कि दादा चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस ने दिया डीपी रॉय दादा को टिकट और साथ ही अलीपुरद्वार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पहले भी सांसद और विधायक रह चुके हैं देबा प्रसाद रॉय और गांधी परिवार के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। दादा के नाम से चर्चित डीपी रॉय हैं और साथ ही कांग्रेस में ट्रेनिंग कार्यक्रम के पुरोधा के तौर पर भी इनकी पहचान है। कहा जाता है कि ट्रेनिंग कार्यक्रम के पुरोधा ये रहे हैं, इसको लेकर भी मशहूर हैं। 2011 में अलीपुरद्वार से विधायक रह चुके डीपी रॉय 1984 से 1990 के बीच राज्यसभा सांसद भी रहे। अलीपुरद्वार कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पहली बार टीएमसी चुनाव जीती। पूरी स्क्रीनिंग कमेटी चाहती थी डीपी रॉय लड़े चुनाव। खास बात यह है कि दादा कभी नहीं लड़े लेफ्ट के साथ गठबंधन के पक्ष में।
वो कभी भी लेफ्ट के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे हैं, फिर भी अधिक उम्र के बावजूद पार्टी ने भरोसेमंद चेहरे पर दांव खेला है। उपेंद्र कुशवाहा के आने से जनता दल यूनाइटेड और मजबूत किस तरीके से हो गई है, पूरी खबर आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आने से जनता दल यूनाइटेड को और मजबूती मिलेगी। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और 9 साल पहले दोस्ती टूट गई थी दोनों की, जो फिर से जुड़ गई है। पार्टी मुख्यालय में नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। जदयू के तमाम नेता भी वहां पर मौजूद रहे। नीतीश ने घोषणा, जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे कुशवाहा। नीतीश ने साफ तौर से घोषणा भी मंच से कर दी। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उपेंद्र कुशवाहा। तत्काल प्रभाव से होगी उपेंद्र कुशवाहा की नियुक्ति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रण चल रहा है। आज व्हील चेयर में पुरुलिया में रैली करेंगे ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण, विधानसभा के चुनाव बेहद करीब है, काउंटडाउन चालू है। आज व्हील चेयर पर पुरुलिया में रैली करेंगे ममता बनर्जी। टीएमसी प्रमुख दौरे पर ममता बनर्जी के साथ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है। पुरुलिया के झालदा में रैली करते हुए दिखाई देंगे ममता बनर्जी। इसके बाद 3 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में भी रैली करेंगे ममता बनर्जी। नंदीग्राम में चोटिल हो गई थी वो, उसके बाद से अस्पताल में भर्ती थी, डिस्चार्ज हुई। उसके बाद ऐलान कर दिया कि व्हील चेयर पर ही बैठकर वो प्रचार प्रसार करेंगी। उसके बाद अब ये खबर है कि पुरुलिया में उनकी रैली होनी है। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है। पुरुलिया के झालदा में रैली करते हुए दिखाई देंगे, और इसके बाद 3 बजे का वक्त पुरुलिया के बलरामपुर में भी वो रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस वक्त भाजपा पर भारी दबाव है। जी हाँ, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त भाजपा पर भारी दबाव। जमीनी कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत, लेकिन नेता कम है। जमीनी कार्यकर्ताओं का संगठन बेहद मजबूत है, लेकिन जो नेता है उनकी संख्या कम है। टीएमसी छोड़कर आ रहे अधिकतर नेता, सबको टिकट देना संभव नहीं, इसलिए अब विचित्र स्थिति वहां पर बन गई है। शोभन चट्टोपाध्याय, बैसाखी बंदोपाध्याय को नहीं मिला टिकट। टीएमसी छोड़ भाजपा में आए शोभन चट्टोपाध्याय हुए बागी, और साथ ही शोभन और बैसाखी दोनों ने नाराज होकर भाजपा छोड़ दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को भेजा अपना इस्तीफा। इसलिए हम कह रहे हैं कि संगठन वहां पर मजबूत है, लेकिन नेता वहां पर कम पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। नए नवेले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान राम से करती है। देखिए, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान, पीएम नरेंद्र मोदी की भगवान राम से तुलना की। कहा, जैसे प्राचीन काल में भगवान राम ने अच्छे काम किए, अच्छे काम करने के कारण समाज ने उन्हें भगवान माना, वैसा ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जिस तरीके से भगवान राम ने अच्छे काम किए, अच्छे काम करने की वजह से ही समाज ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, भगवान माना, वैसे ही पीएम की तुलना करते हुए कह रहे हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है, क्योंकि लगातार अच्छे काम के बल पर ही दूसरी बार सरकार आई है और तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसी दरमियान भगवान राम से पीएम की तुलना करते। विवादित सचिन वचे को एनआईए ने किया गिरफ्तार। 16 वर्ष निलंबन के बाद हाल ही नियुक्त सचिन वचे हुए थे, अब निलंबित कर दिया गया। विवादित सचिन वचे को एनआईए ने गिरफ्तार किया। 16 वर्ष निलंबन के बाद हाल ही नियुक्त सचिन वचे निलंबन अवधि में इस्तीफा देकर शिवसेना से जुड़े टेलीविजन बहसों में जाना पहचाना नाम सचिन वचे का है, और निलंबन से पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे सचिन वचे। फडणवीस सरकार ने निलंबन बहाल नहीं किया था। कोविड संकट के दौर में सचिन वचे की सेवाएं बहाल होते ही एनआईए ने किया गिरफ्तार। अब इसको लेकर लगातार शिवसेना हमलावर है। कहा यह जा रहा है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, और जांच करने में महाराष्ट्र पुलिस जब सक्षम है तो फिर एनआईए को जांच क्यों सौंपी गई। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।